बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब जैसे कि आपको पता है, हमेशा की तरह हम ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों आज बात ये हम कर रहे हैं कि 2024 में मोदी सरकार क्यों गिरेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस मुद्दे को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मोदी सरकार क्यों गिरेगी। तो दोस्तों बात यह है कि मोदी सरकार जो है 2014 में झूठ बोलकर ही आई थी। झूठ का जो है इसने आसरा पकड़कर ही सरकार बनाई थी। अब आपको जैसे पता ही है कि मोदी जी जब सरकार बनाने के लिए इधर उधर भटक के 2014 में लोगों को भाषण दिया करते थे, तब घूम घूम कर सबसे पहला झूठ ये बोला करते थे कि सबके हर भारत के व्यक्ति के लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। ठीक है, अब आप बताइए भारत की जनता में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके खाते में 15-15 लाख रुपए आ गए। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला झूठ था। फिर मोदी जी ये कहते थे कि भारत में बहुत ज्यादा करप्शन हो गया है, स्कैम हो रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस की सरकार में बहुत ज्यादा लूट हो रही है, तो इसलिए जो है करप्शन को खत्म कर देंगे मोदी जी। तो मोदी जी ने ये भी अपना सिखुआ दिखाया, झूठ बोला। फिर मोदी जी कहते थे कि उनका 56 इंच का सीना है, जो चीन जैसे देशों को अपनी लाल आंख दिखाएंगे और चीन जैसे देश जो हैं, पाकिस्तान जैसे देश जो हैं, वो डर के उनसे दूर बैठ जाएंगे। यानी कि मोदी जी ने जब सरकार बनाने के लिए जब भाषण दिया करते थे 2014 के पहले, तब से उन्होंने झूठ के ही पुलिंदे सबको बांटे, जिनको जुमला कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सरकार जो है ये झूठ को ही पकड़ के सत्ता में आई थी दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज जिसकी शुरुआत ही झूठ से हुई हो, ठीक है, तो वो झूठ की जो कहते हैं ना कि काट की हांडी है, वो 2014 के बाद में 2019 में भी चढ़ा दी एक बार मोदी जी ने। ठीक है, कश्मीर में पुलवामा वगैरह अटैक जो है उसका बैकग्राउंड तो आपको पता है कि आज तक समझ नहीं आई है कि पुलवामा अटैक के पीछे में कहां से इतना बड़ा आरडीएक्स कश्मीर में घुस गया। तो पुलवामा की वजह से फिर से 2019 में ये काट की हांडी चढ़ी और फिर जीत की आई। तो दोस्तों कहते हैं बार बार काट की हांडी जो है चढ़ती है, चढ़े तो वो बार बार काट की हांडी जो यूज नहीं कर सकते। तो मोदी सरकार जो है वो सरकार जो है आई है अपने, इसने झूठ का ही सहारा लेकर ये सरकार इसने बनाई है। इसके बाद में दोस्तों सबसे पहले इस सरकार ने आते ही लोगों में सोशल मीडिया के जरिए, यानी कि व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए चारों तरफ में जो है धार्मिक ध्रुवीकरण, यानी कि हिंदू और मुस्लिम जो है इसमें दूरियां कैसे बढ़ाई जाए, इसका पूरा मसाला चारों तरफ चलाया व्हाट्सएप के जरिए, जो आज भी ये चलाती है फेसबुक के जरिए। दूसरी बात, इस सरकार ने जितने भी मीडिया चैनल्स थे वो सब अंबानी की कंपनी को खरीदवा दिए। ठीक है दोस्तों, तो इस सरकार ने शुरुआत में ही आने के बाद ही शुरुआत में ही पहले तो झूठ का सहारा लेकर ये सरकार बनाई, और उसके बाद में सरकार में आने के बाद में लोगों के मन में जो है ये धार्मिक जहर फैलाना शुरू कर दिया, जो आज भी इस सरकार का जो है इस तरह का जहर फैलाने का काम जो है चल रहा है। और साथ में अपनी जो गोडी मीडिया जिसे कहते हैं, वहां पे ये सरकार जो है अपनी झूठी जो है उपलब्धियां और जिसके मोदी का गुणगान करने के लिए प्रोपेगेंडा फैला रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो भारत की जनता जो है पूरी तरीके से दोस्तों समझ चुकी है। तो ये पहले 2 पॉइंट थे दोस्तों,
ये 2 पॉइंट्स के वजह से आप ये देख लीजिए कि मोदी सरकार का जाना 2024 में तय है। और अब आगे बताता हूं। फिर दोस्तों, जनता ने देखा कि ये मोदी सरकार आते ही इसने राफेल घोटाला नाम का घोटाला कर डाला। उसमें हुआ यूं कि जितने विमान जो आने थे जिन पैसों में, उन पैसों में विमान आए भारत के पास में 20, जबकि विमान आने थे 65 राफेल के विमान। और 20 विमान के ऊपर में जो 36,000 करोड़ रुपए जो कहा जाता लगे, वो 36,000 करोड़ में 65 विमान आने थे दोस्तों। जबकि अब आप देख लीजिए कि कितना बड़ा राफेल का घोटाला हुआ। उसके बाद में आपने देखा होगा कि नोटबंदी कर दी मोदी सरकार ने, और ये कह के नोटबंदी की कि काला धन जो है वो पकड़ेंगे, जिसे आज तक सुप्रीम कोर्ट में इस सरकार ने प्रूफ नहीं कर सका है कि नोटबंदी क्यों की थी सरकार ने और इससे भारत को क्या फायदा हुआ। जबकि आपको पता है कि नोटबंदी के दौरान कितने कितने हजारों हजारों लोगों को हार्ट अटैक और लाइनों में लग के लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है दोस्तों, और पूरे भारतवर्ष को तबाह कर दिया नोटबंदी ने, जिसकी वजह से आज तक भी भारत उभर नहीं पाया है। तो ये भी लोगों के निगाह में है, लोगों को बातें समझ में आ रही है। फिर जो है आपने देखा कि भारत के जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो वाणिज्य बिजनेस में हैं लोग, उनके ऊपर भी जीएसटी थोपा गया मोदी सरकार के द्वारा। ऐसी उल्टी सीधी जीएसटी थोपी गई है जिसे आज तक जो भारत के व्यवसायी हैं वो समझ नहीं सके हैं। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंटरप्राइजेस, ये जितने भी हैं सब तबाह हो गए हैं भारतवर्ष में। ठीक है दोस्तों, तो इसके वजह से पूरे के पूरे भारत के लोग इससे ग्रसित हैं और नाराज हैं। फिर आपने देखा कि 50-50 लाख करोड़ जो है भारत की सरकार ने माफ कर दिए बड़े बड़े उद्योगपतियों के। जबकि आपको पता है कि एक आम आदमी के ऊपर में छोटा मोटा भी लोन हो और किसान के ऊपर छोटा मोटा भी लोन हो तो उसे इस तरह से परेशान किया जाता है बैंकों के द्वारा कि वो आत्महत्या कर लेता है, किसान या एक आम नागरिक। लेकिन 50-50 लाख करोड़ का लोन माफ कर दिया जाता है बड़े बड़े उद्योगपतियों के, बड़े बड़े उन लोगों के जिनसे याराना है इस मोदी सरकार का। ठीक है दोस्तों, फिर आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बैंकें, जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि बैंक जैसे संस्थान भी फेल होते हैं। बैंक जैसी संस्थान, यस बैंक जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक थी, वो तबाह बर्बाद हो गई थी। भारत की डीएचएफएल जैसी बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बर्बाद हो गई। लक्ष्मी विलास बैंक और भी छोटे बड़े कई सारे बैंक, कितने का नाम लूं दोस्तों। बैंक जैसी संस्थान तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जो है कि खत्म होते हैं या बंद होते हों, लेकिन मोदी सरकार ने ये सब भी करके दिखा दिया। फिर आप के दोस्तों ने ये भी देखा होगा कि जो ये मोदी सरकार है गलत आंकड़े पेश करती है। ये मोदी सरकार गलत आंकड़े पेश उसी दिन से करना शुरू कर दिया था जिस दिन मोदी सरकार ने बोला था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भारत में जो जीडीपी जो कैलकुलेशन जो थी पहले, उसको जो है बदल के नया तरीके से जीडीपी कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया था। उसी में सारे आंकड़ों का फेर बदल करके और बढ़ा चढ़ाकर उस नए कैलकुलेशन के हिसाब से जीडीपी कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया मोदी सरकार ने। क्योंकि मोदी सरकार के आने के बाद ही भारत की जीडीपी जबरदस्त तरीके से गिर चुकी थी और वही गलत तरीके से आज तक जीडीपी कैलकुलेशन हो रही है। आज तो ये भी पता नहीं है भारत के लोगों को कि भारत की सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है और अपने आप को विश्व की तीसरी होने वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रही है, ये बता रही है भारत की सरकार, लेकिन वो आंकड़े कहाँ हैं दोस्तों।
उन पर तो विश्वास नहीं करता कोई भी भारत का नागरिक। विश्व के बड़े बड़े जो फाइनेंस के न्यूज़पेपर्स हैं, जो बड़े बड़े संस्थान है फाइनेंस के विश्व में, उन तक ने प्रश्न चिन्ह लगा दिए है मोदी सरकार के आंकड़ों पर कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकती है जब भारत में लोगों की कमाई इतनी गिर गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है और इस तरीके से चारों तरफ से हाहाकार है भारतवर्ष में। तो कैसे ये मोदी सरकार अपने आप को विश्व की तीसरी बनने वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहती है? तो वहां भी झूठ मोदी सरकार का पूरे विश्व के सामने आ गया है और भारत के लोगों के सामने जो है खुलकर पेश हो गया है। उसके बाद में जबरदस्त तरीके से करप्शन, मोदी जी जो भाषण में कहा करते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब आप देख रहे होंगे कि 250 करोड़ रुपए में मोदी सरकार के अंतर्गत 1-1 किलोमीटर सड़क बन रही है। नेशनल हाईवे की एक सड़क जो है वो उसका 1 किलोमीटर 250 करोड़ रुपए में आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत निर्माण हो रहे हैं। दोस्तों, ये सब मीडिया में रिपोर्ट है, खुलेआम है, आपने भी देखा होगा। इतना बड़ा करप्शन। कहते हैं 650 करोड़ में भारत के वैज्ञानिकों ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर जो है अपना सैटेलाइट भेज दिया था 650 करोड़ में। और यहाँ मोदी सरकार 3 किलोमीटर सड़क जो है वो भी बनाती है तो 750 करोड़ रुपए खर्च कर देती है, क्योंकि 250 करोड़ में अगर 1 किलोमीटर बनेगी तो 3 किलोमीटर तो 750 करोड़ में ही बनेगी ना दोस्तों। तो यानी 3 किलोमीटर सड़क जो है नेशनल हाईवे की वो चंद्रमा पे जाने के बराबर का जो है खर्चा करवा लेती है। ये करप्शन नहीं है तो क्या है दोस्तों? ये भी भारत के लोगों के सामने में पर्दाफाश हो गया है। फिर आप देखते होंगे हर समय ईडी, सीबीआई, आईटी जो है ये सरकार लगा देती है हर उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर में जो भी मुखर होके अपनी आवाज उठाता है मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के प्रोपोगंडा के खिलाफ, मोदी सरकार के कारनामों के खिलाफ जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल नेता कोई भी आवाज उठाता है तो उसके ऊपर में ईडी, सीबीआई लगा के ये झूठे मामले दर्ज करके उसको जो है परेशान करती है, जेल में भेजती है और बाद में कोर्ट ही कहता है कि ये तो बिल्कुल भी मामला ही नहीं बनता है और मोदी सरकार ने कैसे ईडी और सीबीआई लगा दी इस व्यक्ति पर और उस व्यक्ति को कोर्ट के ऑर्डर पे छोड़ना पड़ता है इस मोदी सरकार को। तो झूठे मामले लगाती है। ये तो आपके सामने है और पूरे भारत की जनता देख रही है। अब भारत की जनता ने ये भी देखा है कि विश्व का इतना बड़ा संस्थान हिंडनबर्ग रिपोर्ट, ठीक है दोस्तों, उसने पेश किया था कि किस तरीके से अदानी ग्रुप जो है उसने फर्जीवाड़ा करके अपने शेयरों के भाव बढ़ा लिए और बाहर की फर्जी कंपनियों के द्वारा यहाँ पे अपने शेयरों में पैसे लगवाए भारत में और झूठ मूठ के दाम बढ़वाए। इतनी बड़ी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, लेकिन आज तक भी आपको क्या देखने में आया कि मोदी सरकार ने ईडी, सीबीआई ये सब लगा के इस मामले की जांच करवाई हो अदानी के खिलाफ कि भाई ये किस तरह हुआ? लेकिन आपको ये जरूर दिखाई देता होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी व्यक्ति जो भी मोदी सरकार की खिलाफत में सच्चाई की आवाज उठाता है तो उस व्यक्ति के पीछे में ईडी, सीबीआई, सारे जितने भी सेंट्रल एजेंसीज है सब लगा देती है मोदी सरकार। तो क्या मोदी सरकार सोचती है कि भारत के लोग मूर्ख हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही है ये बात? क्या दिखाई नहीं दे रहा भारत के लोगों को? दिखाई दे रहा है दोस्तों, सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर आप आगे आ जाइए। आज जिन भी पत्रकारों के पास में जहां दिखाई देगा कि कोई इनके पास तो कोई धन या कुछ पैसे कुछ होते हैं नहीं और जो सही रूप से पत्रकारिता करते हैं तो उनके ऊपर में तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कैसे लगाएं?
तो ऐसे पत्रकारों का मुंह बंद करने के लिए ये मोदी सरकार जो है यूएपीए का कानून लगा देती है, यानी कि देश के विरुद्ध काम करने का जो कानून है वो इन पत्रकारों के ऊपर लगा देती है। ऐसे पत्रकारों पे लगाती है जिन्होंने 35-35, 40-40 साल तक अपने पत्रकारिता में नाम हासिल किया है और उनके ऊपर में एक छोटा सा काला धब्बा भी उनकी पत्रकारिता पे आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनकी पत्रकारिता जो होती है दोस्तों वो लिखित रूप में होती है। कोई भी पत्रकार या तो लिखित रूप में किसी न्यूज़पेपर में अपना जो है आर्टिकल छापेगा या किसी मीडिया के जरिए बोलेगा या किसी टीवी चैनल पे बोलेगा या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे अपनी जो भी बोलने की बात है, जो भी सच्चाई है वो पेश करेगा। तो पत्रकार जो भी चीज करता है वो लिखत पढ़त में और उसके द्वारा क्लियर कट आपको दिखाई देगी कि भाई इस पत्रकार ने ये चीज बोली है। तो ऐसे ऐसे पत्रकारों के ऊपर में देश विरोधी कानून लगा दिए हैं मोदी सरकार ने। आपने देखा होगा अभी पिछले 1-2 दिनों से जिन पत्रकारों के आज तक के 30 से 35 से 40 साल के इतिहास में उनके जितने भी लेख लिखे हैं उन्होंने, या जिन भी टीवी चैनलों पे उन्होंने काम किया हो या सोशल मीडिया पे उठा के उनकी एक एक चीजों को आप सुन लीजिए, देख लीजिए, जांच परख लीजिए, कहीं भी उनका कोई भी कनेक्शन न तो भारत विरोधी दिखाई देगा, न कोई चीन के साथ उनका संबंध दिखाई पड़ेगा, न अमेरिका के साथ, न रूस के साथ। लेकिन फिर भी ऐसे पत्रकारों को जो मोदी सरकार के खिलाफ अब अपनी सच्चाई की आवाज उठाते हैं, उन्हें झूठ मूठ का जिसे कहते हैं बिल्कुल फर्जी वाले तरीके से उनके ऊपर में देश विरोधी कानून यानी यूएपीए लगाकर मोदी सरकार उनको उठा लेती है और उनके ऊपर में जो है एफआईआर दर्ज कर लेती है। और जब उनके वकील भी उन दिल्ली पुलिस से ये मांगते हैं कि आप जो है एफआईआर की कॉपी दीजिए, तो दिल्ली पुलिस एफआईआर की कॉपी तक देने से मना कर देती है। तो दोस्तों इस तरह की चीजें मोदी सरकार जिस तरीके का तानाशाही रवैया जो भारतवर्ष में करके रखी है, जिस तरीके से मोदी सरकार के अंतर्गत जो मोदी सरकार के जो मित्र हैं उनको धरती के नीचे का कोल हो या धरती के ऊपर में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हो या आपका पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, ठीक है, या आपके एयरलाइन सर्विसेज हो, यानी कि धरती आकाश पाताल ये तीनों लोक में कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ती है जिसे मुहैया न करवाया हो मोदी सरकार ने अपने मित्रों को। धरती आकाश पाताल भारत का सब कुछ मोदी सरकार ने अपने मित्रों को बेच डाला दोस्तों। तो भारत की जनता क्या ये देख नहीं रही है दोस्तों? भारत की जनता ने पिछले 75 सालों में जितनी बड़ी लूट नहीं देखी होगी दोस्तों, वो भारत की जनता ने मोदी सरकार में 10 साल के अंतर्गत देख लिया। भारत की जनता को पता है कि एक 250 रुपए में जो लागत आती है एक गैस सिलेंडर की, चाहे इंडियन ऑयल का हो चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का हो, उसको भारत की जनता को 400 रुपए में मुहैया करवाया जाता था भारत सरकार के द्वारा जब कांग्रेस की सरकारें थी। उसको जो है मोदी सरकार ने 1100 रुपए का भारत की जनता को बेचा है दोस्तों। और अब 200 रुपया उस 1100 रुपए से कम करके 900 रुपए का बेच रही है, जबकि उसकी लागत 250 रुपए पड़ती है भारत की सरकार को। आज भारत की सरकार जो है, जिसे पेट्रोल डीजल की लागत रिफाइन होने के बाद में 30 से 35 रुपए पड़ती है, वो भारत की मोदी सरकार 100 से 105 रुपए में भारत की जनता को बेच रही है। दोस्तों अगर कोई एक आम व्यवसाय भी हो तो वो भी किसी 10 या 15 रुपए की चीज को कभी भी 3 या 4 गुना प्रॉफिट में नहीं बेच सकता है।
ठीक है। तो सरकार का तो कार्य होता ही नहीं है प्रॉफिट कमाने का, लेकिन फिर भी मोदी सरकार धड़ल्ले से 35 रुपए का पेट्रोल डीजल 105 110 रुपए में बेच रही है। 250 रुपए का सिलेंडर जो है 1100 रुपए में बेच रही है दोस्तों। तो जनता जो है जनार्दन है, और जनता एक एक चीजें देख रही है, और न सिर्फ देख रही है, अब तो जनता में हर वर्ग के लोग इस मोदी सरकार से बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि पानी नाक से ऊपर चला गया है। अब जनता इस तरीके से इंतजार कर रही है कि जल्द से जल्द 2024 के चुनाव डिक्लेयर हों। तो मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार 25 से 30 सीट जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, एमपी की सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है? उसका एक सबसे बड़ा और एक कारण है कि न सिर्फ जनता नाराज है मोदी सरकार से, बल्कि एक पर एक जब कैंडिडेट्स खड़े होंगे, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट और एक तरफ इंडिया अलायंस का कैंडिडेट, तो इंडिया अलायंस के जो भी कैंडिडेट खड़े होंगे उनको तो पहले से भारत की जनता की तरफ से 70% वोट मिले हैं 2014 में, 2019 में भी, लेकिन वो नहीं जीता करते थे क्योंकि 30% वोट चले जाते थे बीजेपी के कैंडिडेट को, और बाकी 70% जो है वो बंट जाते थे 2 से 3 ओपोजिशन के कैंडिडेट्स में। तो इसके वजह से जो है बीजेपी के कैंडिडेट जीतते थे, और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बना करती थी। तो अब तो वो भी नहीं होने वाला है, क्योंकि एक पर एक कैंडिडेट जब खड़ा होगा तो बहुत भारी मार्जिन के साथ इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, वो जीत कर आएंगे। तो इस वजह से न सिर्फ जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इंडिया अलायंस के बहुत ज्यादा संख्या में आएंगे सरकार बनाने के लिए, बल्कि उनकी जीत बहुत बड़े मार्जिन से होने वाली है दोस्तों। इतने बड़े बड़े मार्जिन से लोग जीतेंगे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स कि आज तक का इतिहास में जो है इतनी बड़ी बढ़त आपने नहीं देखी होगी कभी। तो इन सारी बातों की वजह से दोस्तों हम पूर्ण रूप से ये कह सकते हैं कि 2024 में मोदी सरकार जो है गिरेगी, और ये इतिहास का एक पन्ना बन के रह जाएगी। और इसके अलावा और ये भी आप सुनिए दोस्तों कि इतना बड़ा जो करप्शन हो गया इस मोदी सरकार में, तो इस मोदी सरकार में जितने भी बड़े बड़े लोग जो मोदी सरकार को चला रहे हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री की पोजीशन में बैठे हुए लोगों को देख लीजिए, चाहे गृह मंत्री के पोस्ट पे बैठे हुए लोगों को देख लीजिए, और या उनके सिपे सलाहकार बाएं दाएं जितने भी लोग हैं, वह इस सरकार के गिरने के बाद में भारतवर्ष से भगोड़े नजर आएंगे, और यहाँ बिल्कुल भी नजर नहीं आने वाले दोस्तों। इसलिए जो जनता की सरकार बनेगी 2024 में, उनको बिल्कुल ये ख्याल रखना चाहिए कि उनको संधि बनानी चाहिए, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, हर एक देश के साथ में, कि अगर ये करप्शन करके भागे हुए जो लोग रहेंगे, जो बीजेपी सरकार में जो आज बड़े बड़े पदों में रह के जो सरकार चला रहे हैं लोग, चाहे प्रधानमंत्री के पद में हो और चाहे होम मिनिस्टर के पद में हो या किसी भी पद में हो, ये सब लोग जब भगोड़े बन के भारत से भागे हुए रहेंगे, तब प्रत्यर्पण जो है संधि बनाकर भारत की उस समय की जो सरकार रहेगी उसको किसी भी हालत में इन लोगों को लेके आना चाहिए, और इनके ऊपर मुकदमे ठोक कर और इनके ऊपर में इतनी अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए कि आने वाले 100 साल तक की पीढ़ियां भी, उनको भी समझ आए कि इतना बड़ा जो भारत के साथ में जो लोग करप्शन करते हैं, उनके साथ भारतवर्ष क्या हश्र करता है। तो दोस्तों पूरी बातें मैं बहुत अच्छी तरीके से खोल कर दी मैंने आपको, और साथ के साथ ये भी बोलना चाहूंगा कि जितने भी आपके यार दोस्त मित्र हैं, जो भी लोग व्हाट्सएप और फेसबुक की वजह से जिनका माइंड वॉश हो गया है और जिनको ये लगता है कि
हिंदू जो है धर्म खतरे में, हिंदू समाज खतरे में है, उन लोगों को मेरा जो वीडियो है वो जरूर भेजिएगा दोस्तों। और उनके लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो सनातन हो, चाहे हिंदुत्व हो, चाहे हिंदूवाद हो, चाहे हिंदू धर्म हो, आप जो मर्जी जो भी शब्द से कहते होंगे अपने धर्म को, वह धर्म इतना पुराना है, इतना इतना हजारों हजारों साल पुराना धर्म है। और जब इतने बड़े बड़े भारत के ऊपर में बाहर से लोगों ने कॉन्कर करके भारत के ऊपर में हजारों हजारों 1500 साल, अंग्रेजों ने 300-400 साल, 500 साल राज किया, तब आपका जो हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, आप लोग किस दिमाग से सोच रहे हैं कि आपका हिंदू धर्म खतरे में होगा? इसलिए आप ये जो बीजेपी आईटी सेल के बनाए हुए जो दिन भर व्हाट्सएप और फेसबुक को देखते रहते हैं और उससे आप सोचते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है, हिंदू धर्म खतरे में है। दोस्तों, आपको मैं ये बता देता हूं कि न तो हिंदू धर्म खतरे में है, न भारतवर्ष खतरे में है। ठीक है, आपकी मूर्खता की पराकाष्ठा है, इससे आप बाहर आ जाइए। आपके रोज के जो जेब के पैसे हैं वो ये मोदी सरकार टैक्स के रूप में, बढ़े हुए चीजों की कीमतों के रूप में, बढ़े हुए डीजल पेट्रोल के भाव के रूप में, बढ़े हुए एलपीजी सिलेंडर के रूप में आपसे दिन प्रतिदिन आपका जो है पैसा चूस रही है और आपको मूर्ख पे मूर्ख बनाया जा रही है। तो इसलिए आप अपनी आंख खोलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां और भारतवर्ष का जो है भला हो। इनके लिए यही सलाह रहेगी मेरी दोस्तों। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप साथ बनाए रखिए। आपका कोई कमेंट है तो प्लीज जरूर लिखिए दोस्तों। आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।